एक दिन ओशनोग्राफर टॉम, उसकी पत्नी जूलिया और उनके दो बच्चे कैसी और बेन कैरेबियन सागर में एक यॉट ट्रिप पर निकलते हैं। टॉम और बेन मछली पकड़ने में लगे होते हैं, जबकि कैसी अपने गैजेट में खोई रहती है। जूलिया तैरने का फैसला करती है, और जैसे ही वह पानी में आगे बढ़ती है, उसके मन में अचानक एक अजीब सा डर बैठ जाता है। बाहर से समुद्र बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा होता है, लेकिन जूलिया को ऐसा महसूस होने लगता है जैसे आसपास कोई बहुत बड़ा और खतरनाक सा कुछ मौजूद है। उसी समय यॉट के इंस्ट्रूमेंट्स भी गड़बड़ाने लगते हैं, लेकिन टॉम मछली पकड़ने में इतना व्यस्त होता है कि इन अजीब रीडिंग्स को नजरअंदाज कर देता है। जूलिया की बेचैनी धीरे धीरे घबराहट में बदल जाती है। वह पानी में संभल नहीं पाती और मदद के लिए आवाज लगाती है, लेकिन उसका परिवार अपनी अपनी चीजों में इतना बिजी होता है कि किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। जब आखिरकार उसकी आवाज टॉम तक पहुंचती है, टॉम तुरंत हरकत में आता है, यॉट को उसकी तरफ मोड़ता है और पानी में कूद पड़ता है। बच्चों की मदद से वह जूलिया को बाहर निकाल लेता है। यॉट पर वापस आने के बाद वे किसी तरह जूलिया को संभाल लेते हैं। गुस्से में टॉम जूलिया को याद दिलाता है कि उसका नियम है, तैरने से पहले हमेशा किसी को बताना चाहिए। जूलिया माफी मांग लेती है और परिवार धीरे धीरे इस डरावने पल से बाहर आ जाता है, क्योंकि अब एक खुशियों का मौका सामने होता है, बेन का 13वां जन्मदिन। सब लोग इकट्ठा होते हैं। टॉम केक पर मोमबत्तियां जलाता है, सब बेन को बधाइयां देते हैं और उसे तोहफे मिलते हैं। कैसी उस पल को एक ग्रुप फोटो में कैद कर लेती है। माहौल फिर से हल्का और खुशगवार हो जाता है। इसी बीच कैसी को अपने बॉयफ्रेंड का फोन आता है। वह उसे उस तैराकी के बारे में बताता है जो उन्होंने प्लान की थी। तभी कॉल के बैकग्राउंड में तेज हवा और खराब मौसम की आवाज आने लगती है। कैसी परेशान हो जाती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करता है। अचानक कॉल कट जाती है। कैसी तुरंत अपने माता पिता को बताती है कि जमीन पर मौसम बिगड़ रहा है, लेकिन वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही यॉट जोर से हिलने लगती है। डेक पर दौड़कर जाने पर पूरा परिवार सन्न रह जाता है। यॉट के आसपास बड़े बड़े व्हेल के शव तैरते दिखाई देते हैं। टॉम समझाता है कि तूफान के दौरान व्हेल अक्सर दिशा भटका देती है, लेकिन यहां हालात कुछ ज्यादा ही अजीब होते हैं, क्योंकि ये विशाल जीव यॉट से टकरा रहे होते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। टॉम हालात देखने के लिए पानी में उतरता है, लेकिन थोड़ी देर बाद घायल होकर वापस आता है। यॉट के प्रोपेलर से उसका कंधा कट जाता है। जूलिया तुरंत उसका जख्म साफ करती है और सिलाई लगाती है। टॉम बताता है कि व्हेल की जोरदार पूंछ की टक्कर से यॉट के शाफ्ट मुड़ गए होंगे, इसलिए अब यॉट को चलाना मुश्किल हो सकता है। कैसी दोबारा संपर्क बनाने की कोशिश करती है, लेकिन न कोई सिग्नल मिलता है और न ही रेडियो से कोई जवाब आता है। टॉम उनके सामान का अंदाजा लगाता है और बताता है कि उनके पास लगभग 4 दिन का पानी बचा है। हालात खराब होने के बावजूद वह परिवार को ढांढस बंधाता है कि वे एक शिपिंग रूट पर हैं, इसलिए किसी न किसी को उनका पता चल ही जाएगा। लेकिन तभी बाहर से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। जब वे डेक पर निकलते हैं तो आसमान से चमकती हुई चीजें नीचे गिरती दिखाई देती हैं और हर मिनट और करीब आती जा रही होती हैं। घबराकर टॉम इंजन स्टार्ट करता है और यॉट को एक गिरती हुई चीज से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पहले से हुए नुकसान की वजह से इंजन जवाब दे देता है। तभी एक और चीज बहुत पास आकर गिरती है और उन्हें एहसास होता है कि ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। तेज हवा चलने लगती है और यॉट के सारे इंस्ट्रूमेंट्स बुरी तरह गड़बड़ा जाते हैं। डर के मारे पूरा परिवार केबिन के अंदर चला जाता है और लाइफ जैकेट पहन लेता है, क्योंकि लहरें यॉट को जोर जोर से उछालने लगती हैं। तभी हवा में एक अजीब सी तेज गूंज भर जाती है, जिससे सबके नाक से खून आने लगता है और सिर भारी हो जाता है। टॉम मदद के लिए फ्लेयर गन चलाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। किसी तरह वे उस खौफनाक रात को पार कर लेते हैं। सुबह होते ही उन्हें राहत मिलती है कि वे अब भी जिंदा हैं, लेकिन यॉट में एक बड़ा सा छेद देखकर वे हैरान रह जाते हैं कि फिर भी यॉट कैसे तैर रही है। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। समुद्र गायब हो चुका होता है और यॉट अब एक पत्थरीली ऊंचाई पर टिकी होती है, ठीक बीचों बीच एक विशाल रेगिस्तान के। बाद में टॉम परिवार को समझाने की कोशिश करता है कि शायद पूरी दुनिया खत्म नहीं हुई होगी। माप लेने पर उसे पता चलता है कि कंपास भी सही दिशा नहीं दिखा रहा। उत्तर अब अपनी जगह पर नहीं होता। टॉम अंदाजा लगाता है कि धरती के ध्रुव खिसक गए हैं, जो इतिहास में बहुत ही कम बार हुआ है। समुद्र का पीछे हट जाना किसी बड़े प्राकृतिक बदलाव की ओर इशारा करता है, और टॉम को डर लगने लगता है कि शायद इंसानियत का बड़ा हिस्सा बचा ही न हो।
कैसी यह सब सह नहीं पाती और केबिन में चली जाती है। जूलिया बाकी सामान गिनती है, जबकि बेन आसमान की तरफ रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़ता है, यह सोचकर कि शायद कोई उन्हें देख ले। टॉम रेडियो पर लगातार मदद का संदेश भेजता रहता है और उसे हैरानी होती है जब अचानक नाटो से जवाब आता है। यह एक छोटे से सबमर्सिबल का कप्तान होता है। वह बताता है कि वे गहरे पानी में थे, इसलिए इस बड़े बदलाव का असर उन पर कम पड़ा। लेकिन सारे कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो चुके हैं, इसलिए बाहर से मदद की उम्मीद करना बेकार है। नाटो बताता है कि करीब 1 हफ्ते में समुद्र वापस आ जाएगा और जब आएगा तो बेहद उग्र होगा। वह उन्हें तब तक ऊंची जगह पर पहुंचने की सलाह देता है। जूलिया तुरंत बच्चों को सामान पैक करने को कहती है। टॉम अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए नाटो से उन्हें बचाने की गुजारिश करता है। नाटो बताता है कि सबमर्सिबल छोटा है और उसमें सिर्फ एक इंसान आ सकता है, लेकिन काफी मनाने के बाद वह दोनों बच्चों को लेने के लिए तैयार हो जाता है। टॉम उन्हें उनके कोऑर्डिनेट्स देता है और मैप पर रास्ता बनाकर बताता है कि वे 2 दिन में मिलने की जगह तक पहुंच जाएंगे। अगली सुबह जैसे ही परिवार नाटो की तरफ जाने की तैयारी करता है, टॉम डेक पर निकलता है और देखता है कि दूर से एक आदमी कुत्ते के साथ उनकी तरफ आ रहा है। शांत बातचीत की उम्मीद में टॉम उसे पानी ऑफर करता है। आदमी पानी ले तो लेता है, लेकिन अचानक टॉम के चेहरे पर घूंसा मार देता है। जूलिया भागकर टॉम की मदद करने आती है। तभी वह आदमी एक देसी भाले जैसी चीज से टॉम के सीने में वार कर देता है। कुत्ता जूलिया को पास आने नहीं देता और वह बेबस होकर टॉम को गिरते हुए देखती रह जाती है। जूलिया जान बचाकर वापस यॉट की तरफ भागती है। आदमी उसके पीछे पीछे दौड़ता है। भागते वक्त जूलिया के हाथ में चोट लग जाती है, लेकिन किसी तरह वह यॉट पर चढ़ने में कामयाब हो जाती है और मदद के लिए चिल्लाती है। मां की आवाज सुनकर कैसी और बेन दौड़ते हुए आते हैं और केबिन का दरवाजा बंद कर लेते हैं। जूलिया बच्चों को एक लॉकर में छुपा देती है और कैसी को फ्लेयर गन देते हुए सख्त हिदायत देती है कि उसे सिर्फ आखिरी हालात में ही इस्तेमाल करना। आदमी जबरदस्ती अंदर घुस आता है। जूलिया बाथरूम में छुपकर अपने घायल हाथ को संभालती है। वह आदमी, जो साफ तौर पर बहुत भूखा होता है, खाने की तलाश में गैली की तरफ चला जाता है। मौका देखकर जूलिया बाहर निकलती है, लेकिन तभी उसका कुत्ता उस पर हमला कर देता है। नीचे यॉट के पास दोनों में जबरदस्त हाथापाई होती है और मजबूरी में जूलिया कुत्ते को रोक देती है। शोर सुनकर आदमी बाहर आता है और अपने कुत्ते को पड़ा हुआ देखता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जूलिया वापस यॉट पर चढ़ जाती है, लेकिन आदमी उसे पकड़ लेता है और उसे मारने पीटने लगता है। कैसी खतरा समझकर फ्लेयर गन चला देती है, जो आदमी को लगती है और यॉट के एक हिस्से में आग लग जाती है। अब जूलिया बच्चों को भागने का आदेश देती है। वह खुद गैली की तरफ जाती है। आदमी दोबारा हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया उसे लात मारकर दूर करती है, बैग उठाती है और यॉट से कूद जाती है। तभी बैन अपने पिता का शरीर देखता है और कैसी रोते हुए उनके पास जाती है। जूलिया अपने पति को आखिरी बार चूमती है, बच्चों को साथ लेती है और वहां से निकल जाती है। पीछे जलती हुई यॉट में धमाके होते हैं। जूलिया, बेन और कैसी जलती हुई यॉट को पीछे छोड़ते हुए पत्थरीले रेगिस्तान में दौड़ पड़ते हैं। पीछे आग की रोशनी आसमान को चमका रही होती है। कुछ दूर जाकर उन्हें एक चट्टानी घाटी में थोड़ी देर के लिए शरण मिलती है, लेकिन वहां पास में बह रही छोटी सी धारा का पानी खारा निकलता है, जिसे पिया नहीं जा सकता। बेन खुद को दोषी मानने लगता है। उसे लगता है कि जो गुब्बारे उसने छोड़े थे, उसी वजह से वह हमलावर उनकी तरफ आया था। जूलिया उसे समझाती है कि यह उसकी गलती नहीं थी और दोनों बच्चों को आगे की यात्रा के लिए मजबूत बने रहने को कहती है। चलते चलते जूलिया देखती है कि वही आदमी अब भी दूर से उनका पीछा कर रहा है। शाम होते होते उन्हें एक मरा हुआ हैमरहेड शार्क मिलता है। बेन खाने के लिए उसे काटने की कोशिश करता है। तभी जूलिया को पीछे से खतरे का एहसास होता है। वह देखती है कि पीछा करने वाला आदमी पास आ चुका है। वह तुरंत बच्चों को दौड़ने को कहती है। भागते हुए वे ऐसे इलाके में घुस जाते हैं जहां चारों तरफ पुराने जहरीले कचरे के बैरल पड़े होते हैं। समुद्र के पुराने तल पर इंसानों द्वारा छोड़ी गई गंदगी के निशान। हालात खराब होने के बावजूद वे आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि पीछे वह आदमी लगातार पास आता जा रहा होता है। धीरे धीरे पानी की कमी बेन पर भारी पड़ने लगती है। उसकी हालत बिगड़ती देखकर जूलिया अपने पास बची आखिरी बूंदें उसे दे देती है। कैसी पूरी तरह टूट जाती है और कहने लगती है कि वे शायद यहां से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन जूलिया हार मानने से इनकार कर देती है और बच्चों को हिम्मत देकर आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। कुछ समय बाद उन्हें सूखे समुद्र तल पर पड़ा एक पुराना विमान दिखाई देता है। अंदर जाकर उन्हें थोड़ी देर आराम मिलता है और मन भी हल्का होता है। वहीं जूलिया बच्चों को बताती है कि वह टॉम से पहली बार अस्पताल में मिली थी,
जब टॉम डिकम्प्रेशन सिकनेस का इलाज करवा रहा था। यह याद करते हुए उसकी आंखें भर आती हैं और तीनों मिलकर टॉम को याद करते हैं। रात के समय कैसी एक हल्की सी आवाज से जाग जाती है। हिम्मत जुटाकर वह बाहर निकलती है, जानबूझकर खुद को दिखाती है ताकि वह आदमी उसकी तरफ आए। जैसे ही वह पास पहुंचता है, जूलिया अंधेरे से निकलकर उस पर चाकू से वार करती है। दोनों में जिंदगी बचाने की लड़ाई होती है। सुबह होते ही वे आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं, लेकिन देखते हैं कि उस आदमी का शरीर किसी और जीव द्वारा नोच लिया गया है। यह इस बात का संकेत होता है कि रेगिस्तान में उनसे भी ज्यादा खतरनाक चीजें मौजूद हैं। तभी बेन दूर एक छोटी सी पानी की चमक देखता है और जूलिया की चेतावनी अनसुनी करके उसकी तरफ दौड़ जाता है। वह पानी पी लेता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी हालत बिगड़ जाती है। जूलिया उसे खींचकर वापस लाती है और समझ जाती है कि वह पानी दूषित था। रात होने पर वे फेंकी हुई प्लास्टिक कुर्सियों का ढेर लगाकर उसके नीचे शरण लेते हैं ताकि गर्मी से बच सकें। लेकिन आराम करने की कोशिश में ही जूलिया को दूर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह बाहर झांकती है और अंधेरे में कुछ हिलता हुआ देखती है। वह बच्चों को जगाती है और तीनों भागने लगते हैं। दूर उन्हें एक बड़ा जहाज दिखाई देता है। उसके आसपास कई शिपिंग कंटेनर और कुछ और बचे हुए लोग होते हैं। जूलिया मदद के लिए हाथ हिलाती है, लेकिन जैसे ही लोग विशाल केकड़ों को आते देखते हैं, डर के मारे एक कंटेनर के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। वह और बच्चे एक कंटेनर पर चढ़ जाते हैं, लेकिन तब तक केकड़ों का झुंड उन तक पहुंच जाता है। जूलिया उन्हें दूर रखने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान उसके पैर में गहरी चोट लग जाती है। ऊपर से वे डर के साथ देखते हैं कि केकड़े दूसरे कंटेनर को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और वहां छुपे सभी लोगों पर टूट पड़ते हैं। यह दृश्य देखकर जूलिया पूरी तरह थक जाती है और चोट की वजह से बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो केकड़े जा चुके होते हैं और वह खुद को अकेला पाती है। घबराकर वह बच्चों को आवाज देती है। तभी कैसी और बेन पास के एक कंटेनर के पीछे से निकलते हैं। उनके पास कुछ इकट्ठा किया हुआ खाना और पानी होता है, बस इतना कि थोड़ी देर और चल सकें। बेन के हाथ में एक देसी भाला होता है और कैसी के पास जंग लगा चाकू। जूलिया अपने पैर को देखती है, जो अब बुरी तरह संक्रमित हो चुका होता है। पास ही एक मरे हुए इंसान के सामान में उसे रेडियो मिल जाता है। वह तुरंत नाटो से संपर्क करने की कोशिश करती है। राहत की बात यह होती है कि नाटो जवाब देता है। वह बताता है कि वह भी गहरे समुद्र से निकले विशाल जीवों से जूझ रहा है, ऐसे समुद्री कीड़े जैसे जीव जो पानी हटने के बाद ऊपर आ गए हैं। नाटो चेतावनी देता है कि समुद्र जल्द वापस आएगा और अपने साथ और भी बड़े खतरे लाएगा। वह यह भी बताता है कि उसने अपनी जगह दिखाने के लिए एक फ्लेयर छोड़ा है। बेन उस दिशा को देख लेता है और तीनों उस तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ता बेहद मुश्किल होता है। नुकीली चट्टानें, दूषित पानी के गड्ढे और आसपास मंडराते दूसरे जीव। चलते चलते कैसी गुस्से में जूलिया से कहती है कि वह सिर्फ बच्चों को बचाने के बारे में सोच रही है और खुद की हालत की परवाह नहीं कर रही। जूलिया कुछ नहीं कहती। उसका पूरा ध्यान सिर्फ बच्चों को जिंदा रखने पर होता है। वे एक ऐसे कैनियन से गुजरते हैं जो जहरीले कचरे से भरा होता है। रास्ता और भी कठिन हो जाता है। तभी अचानक ऊपर से पत्थर गिरते हैं और जूलिया बच्चों से अलग हो जाती है। दूसरी तरफ फंसी हुई जूलिया चिल्लाकर कैसी और बेन से कहती है कि वे उसके बिना आगे बढ़ें। कैसी जाने से मना कर देती है। जूलिया रोते हुए उससे विनती करती है कि अपने भाई को बचाओ। भारी मन से कैसी बेन का हाथ पकड़ती है और आगे बढ़ जाती है। आखिरकार वे पीले रंग के सबमर्सिबल तक पहुंचते हैं, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। नाटो गंभीर रूप से घायल हालत में उनके सामने आता है। वह बताता है कि उसके जख्म बहुत गहरे हैं और वह ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। वह दोनों बच्चों को सबमर्सिबल में चढ़ने और गोता लगाने की तैयारी करने को कहता है। कैसी रुक जाती है और साफ कह देती है, मैं मां के बिना नहीं जाऊंगी। उधर जूलिया अब भी पीछे फंसी होती है और अपने पास बची आखिरी गोलियों से उन विशाल केकड़ों को दूर रखने की कोशिश कर रही होती है। तभी वह देखती है कि कैसी उसकी तरफ दौड़ती हुई आ रही है। कैसी चट्टानों पर चढ़ती हुई उसके पास पहुंचती है और हाथ बढ़ाती है। जूलिया अपनी बची खुची ताकत से उसका हाथ पकड़ लेती है। दोनों किसी तरह वापस सबमर्सिबल तक पहुंच जाते हैं। उसी दौरान केकड़े नाटो पर टूट पड़ते हैं और वह बच्चों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। परिवार किसी तरह सबमर्सिबल के अंदर घुस जाता है। उसी पल दूर क्षितिज पर एक विशाल लहर दिखाई देती है। समुद्र वापस आ रहा होता है। पानी जोर से टकराता हुआ सबमर्सिबल को उठाकर चट्टानों पर घसीटता है। जूलिया यह सब सदमे में देखती रहती है। सफर की सारी यादें उसके जहन में घूम जाती हैं और आखिरकार वह थककर बेहोश हो जाती है। जब जूलिया होश में आती है तो सबमर्सिबल बिल्कुल शांत पड़ा होता है। वह कैसी और बेन के साथ बाहर निकलती है। तीनों हैरानी से देखते हैं
कि वे अब एक तबाह हो चुके शहर के बीच खड़े होते हैं, जहां उन्हें लहरें बहुत अंदर तक ले आई थीं। चारों तरफ टूटे हुए मकान और मलबा फैला होता है। वे जिंदा तो बच गए होते हैं, लेकिन यह साफ हो जाता है कि जिस दुनिया को वे जानते थे, वह अब हमेशा के लिए बदल चुकी है।